आज की क्लास आप सभी लोग अध्ययन गुरु चैनल्स पर केमिस्ट्री क्लास को डिस्कस कर रहे हैं आर्यन सर के साथ। आप सभी लोगों का अध्ययन गुरु चैनल्स मोस्ट वेलकम करता है और आशा करता है कि क्लास लगातार आप कंटिन्यूअस अटेंड करेंगे, आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट पाएंगे। क्लास को लगातार अटेंड करते रहिएगा। और जैसा कि हमारे साथ में कई हमारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड भी कर चुके हैं और चूँकि हम सभी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहते, वह सारे स्टूडेंट को लाइव चैनल्स की, अध्ययन गुरु चैनल्स की ओर से गुड इवनिंग, आर्यन सर की ओर से गुड इवनिंग। आप आर्यन सर के साथ केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे और पिछली क्लास में हमने क्लियर किया था वाटर के बारे में। पिछली क्लास में हमारी बात चल रही थी वाटर के बारे में। आप वाटर के बारे में जानकारी जुटा रहे थे और जैसा कि हमने बताया था कि वाटर के बहुत सारे सोर्स हैं, बहुत से सोर्स से वाटर मिलता है। सी सोर्स है, समुद्र का पानी है, नदियों का पानी है, तालाबों का पानी है, झीलों झरनों का पानी है, बहुत सारे सोर्स हैं। मतलब कह सकते हैं कि 3/4 एरिया में 3/4 एरिया में अकेला वाटर है। 1/4 एरिया में हम आप सारे लोग रहते हैं, 3/4 एरिया में वाटर है। तो आज हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वाटर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहले हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। वाटर की सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आज की हमारी हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हमारी आज की हेडिंग है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। वाटर जल की भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो हम यहाँ पर जल के भौतिक गुणों के बारे में आपसे जानकारी क्लियर करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हम आपके साथ में डिस्कस किए लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि इसकी स्टेट देख लेते हैं, अवस्था देखते हैं। वाटर की यहाँ पर स्टेट को क्लियर कर रहे हैं, अवस्था क्लियर कर रहे हैं। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रंगहीन गंधहीन द्रव होता है। वाटर कैसा होता है? रंगहीन, कलरलेस। जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो भी हमारे साथ में क्लियर करते रहिएगा। कलरलेस, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, ऑर्डरलेस, द्रव, लिक्विड है। देखिएगा जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस कीजिएगा कि वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी होती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर की फिजिकल स्टेट को क्लियर करते ये एक लिक्विड है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, रंगहीन गंधहीन एक द्रव है। तो आप सभी लोग जानते हैं वाटर रंगहीन गंधहीन एक द्रव है, लिक्विड है। इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज बीपी आप लोग जानते होंगे। बीपी जिसे कहते हैं क्वथनांक। बीपी को क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्वथनांक एक टेम्परेचर होता है। क्वथनांक क्या होता है? एक टेम्परेचर होता है। और ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है, वेपोराइज हो जाता है, ऐसे टेम्परेचर को क्वथनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव उबल जाता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। तो वाटर का क्वथनांक आप कंफर्म कर लीजिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का क्वथनांक
100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये कंफर्म कर लीजिएगा 373.15 केल्विन। इसका बीपी जो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी यहां पर हम देखते हैं एमपी, मेल्टिंग पॉइंट जिसे कहते हैं गलनांक। एमपी को क्या कहते हैं? गलनांक। ये भी एक टेम्परेचर होता है, गलनांक भी एक टेम्परेचर है। एमपी क्या है? एक टेम्परेचर है। और एमपी जिस पर कोई सॉलिड पिघल जाता है, लिक्विड में चेंज होता है, तो उसे एमपी कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हम सभी लोग जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 273.15 केल्विन। ये वाटर का गलनांक होता है जिसे हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं। इसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इसकी यहां पर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहां पर अगली प्रॉपर्टीज इसकी डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी। अगली प्रॉपर्टीज इसकी क्लियर कर रहे हैं। क्या चीज? घनत्व, वाटर का घनत्व। वाटर का अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, घनत्व। 1 ग्राम वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ये कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। आप अच्छे से जानते हैं, चूंकि वाटर की ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर पावर 3 होता है, पर सेंटीमीटर होता है। इसके बाद में इसकी अगली प्रॉपर्टीज यहां पर डिस्कस करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक गुणनफल। हमारे जो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के हैं, अपनी अलग अलग लैंग्वेज में क्लियर कीजिएगा, अलग अलग लैंग्वेज का यूज करिएगा। आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल की यहां पर हम बात कर रहे हैं। वाटर के साथ में आयनिक गुणनफल की बात करते हैं और इसके आयनिक गुणनफल की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैलकुलेटिव वैल्यू होती है। जल का आयनिक गुणनफल, इसे आप इक्विलिब्रियम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। निश्चित बात है कि जल का आयनिक गुणनफल 1 × 10⁻14 होता है। आप इतना रखिएगा, ये निश्चित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम यहां पर डिस्कस करते हैं। वाटर की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज कंडक्टिविटी। देखिएगा, इस बात को अच्छे से डिस्कस कीजिएगा। कंडक्टिविटी, चालकता, हम यहां पर आपके साथ में डिफाइन कर रहे हैं। किस बात को लेकर के? चालकता को लेकर के। यहां पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्कस कीजिएगा कि जल की चालकता। यहां पर हम कह सकते हैं कि शुद्ध जल, जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। देखिएगा, आप इत्मीनान बनाए रखिएगा कि प्योर वाटर, शुद्ध वाटर जो होता है वो विद्युत का कुचालक, नॉन कंडक्टर्स होता है। जल नॉन कंडक्टर्स होता है, किसका? लाइट का। तो हम कह सकते हैं प्योर वाटर नॉन कंडक्टर है, प्योर वाटर नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर ऑफ प्योर वाटर,
तो ये सुचालक नहीं होता है, कुचालक होता है। परंतु इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार, एसिड या बेस, अम्ल या क्षार मिलाने पर, अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर आप क्लियर कर लीजिएगा कि जो हमने वाटर के लिए बताया कि वाटर विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब इसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिला दी जाती है तो जल विद्युत का सुचालक हो जाता है। क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। तो यहाँ पर ये हमने आपको कुछ वाटर से जुड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बातें की हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो हमने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी यहाँ पर रहेगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। नेक्स्ट हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो अब हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज को आपके साथ में क्लियर करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज को आपके साथ में हम डिस्कस करते हैं। चूंकि वाटर की बहुत सारी रिएक्शन आप लगातार देखते रहते हो, तो यहाँ पर उन्हीं में से कुछ रिएक्शन को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो वाटर की यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस डालते हैं। तो जो वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में हम आपके साथ में बात अब शेयर कर रहे हैं। वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात आपके साथ में हम क्लियर करते हैं। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप सभी लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सभी लोग हेडिंग डालिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो यहां पर वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। यहां पर हम आपसे चर्चा करते हैं किसकी? रासायनिक गुणों की। जल के रासायनिक गुणों की आपके साथ में अब हम चर्चा करते हैं। तो वाटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम आपके साथ में अब चर्चा क्लियर करते हैं। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जैसा कि पॉइंट नंबर 1, लिटमस पर प्रभाव। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं लिटमस पेपर होता है जिसका उपयोग किया जाता है एसिड और बेस को पहचानने में। लिटमस पेपर का उपयोग करते हैं एसिड और बेस को पहचानने में। तो एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर को जब वाटर में डाला जाता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाता है। लिटमस पेपर जब रेड कलर का हो जाता है तो उसे हम कहते हैं एसिड, और ब्लू कलर का हो जाता है तो उसे हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर वाटर में जब लिटमस पेपर को डालते हैं, पानी में जब लिटमस पेपर को डाला जाता है तो लिटमस का रंग नहीं बदलता है। लिटमस का रंग नहीं बदलता है। लिटमस का रंग नहीं बदलता है, यहां पर ध्यान रखिएगा कि लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलता है। अतः जल उदासीन होता है। कैसा होता है? इसकी नेचर कैसी होती है डिस्कस हो चुकी है। उदासीन होता है। पानी कैसा होता है? उदासीन, क्योंकि लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लिटमस पेपर का यूज करने पर कोई भी प्रभाव
नहीं पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। हम यहाँ पर बात अपनी क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज लिटमस की तो आपने देख ही ली है, तो उदासीन है। नंबर 2 यहाँ पर उभयधर्मी प्रकृति, उभयधर्मी प्रकृति। एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति, एम्फोटेरिक नेचर। यहां पर देखिएगा हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर, उभयधर्मी प्रकृति के बारे में आपके साथ में बात करते हैं। एम्फोटेरिक नेचर उन पदार्थों में होती है जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं तो उन पदार्थों को उभयधर्मी प्रकृति का माना जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल खुद एक उभयधर्मी है, क्योंकि जल अम्लों से भी रिएक्शन कर लेता है और जल क्षारों से भी रिएक्शन कर लेता है। तो जल खुद में एक उभयधर्मी नेचर का होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जल अम्ल एवं क्षार, जल अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ, अम्ल एवं क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेता है, कर लेता है, लेता है। इसलिए यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है, इसलिए यह उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो यहाँ पर बात बताई है कि जल की अम्ल से भी रिएक्शन होती है और जल की क्षार के साथ में भी रिएक्शन होती है। तो जल अम्ल और क्षार दोनों के साथ में रिएक्शन कर लेता है, इसलिए जल हम कह सकते हैं उभयधर्मी नेचर का होता है। जैसे यहाँ पर बात करते हैं HCl। HCl क्या है, एक एसिड है और HCl की क्रिया जब H2O के साथ में कराएंगे तब ये क्या बन जाएगा, बेस। ये अम्ल होगा तो ये क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सल्यूशन बनेगा जलीय HCl, यहाँ पर सल्यूशन कैसा बन जाएगा, जलीय HCl। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जल HCl को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, अपने में घोल लेता है। तो HCl यहाँ पर एसिड है, तो जल यहाँ पर किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर आगे देखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं NH3। NH3 आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, बेस होता है। NH3 क्या होता है, बेस होता है। अब इसकी रिएक्शन H2O के साथ में करा दें तो H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड। H2O यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा NH4OH। तो यहाँ पर आपका ये भी स्पष्ट हो रहा है कि वाटर NH3 के साथ भी रिएक्शन कर रहा है। तो पानी अम्लों से भी क्रिया करता है और पानी क्षारों से भी क्रिया करता है। और जब पानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेता है तो हम कह सकते हैं कि पानी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पानी उभयधर्मी प्रकृति का होता है। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करते हैं। पानी की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, वैसे तो आप लगातार पानी की रिएक्शन जगह जगह पर कराते रहते हैं, सभी पदार्थों के साथ वाटर की रिएक्शन आप देखते हैं। तो
तो यहाँ पर कुछ खास बातें हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पानी की क्लियर कर रहे हैं। विद्युत अपघटन, थर्ड प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं हम। इसका थर्ड प्रॉपर्टीज विद्युत अपघटन, अपघटन पानी की नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है विद्युत अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि पानी विद्युत का कुचालक होता है। चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं। जल विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। इसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर, अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर विद्युत का सुचालक हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं H2O, तो H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ पर हम डिस्क्लियर करते हैं H प्लस प्लस OH माइनस। अब एक रिएक्शन इसमें होता है कैथोड पर और एक रिएक्शन होता है एनोड पर। अब कैथोड पर H प्लस, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रहा है? कैथोड पर, प्लस बनी माइनस, ये हाइड्रोजन अपना चार्ज खत्म कर देगा और H यूज में आकर के क्या चीज गैस बन जाएगी? H2 गैस। H2 गैस आपसे पूछी जाती है कि पानी से H2 गैस किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है, तो देख सकते हैं कहां पर मिलती है? कैथोड पर। H2 गैस कहां पर मिलती है? कैथोड पर। पानी में देखिएगा H2 गैस कहां पर मिलेगी? कैथोड पर। इसके बाद में दूसरा होता है एनोड, दूसरा एनोड। एनोड पर कौन आता है? OH माइनस। एनोड पर कौन आता है? OH माइनस। OH प्लस प्लस वन ई माइनस, OH प्लस वन ई माइनस, तो 4OH, 4OH। यहां पर 2H2O प्लस O2, ऑक्सीजन गैस। पानी से कौन सी गैस और निकलती है? ऑक्सीजन गैस। और यह ऑक्सीजन गैस कहां पर निकलती है? एनोड पर। ऑक्सीजन गैस कहां पर निकलती है? एनोड पर। तो इस तरीके से हम वाटर के विद्युत अपघटन प्रोसेस को आपके साथ में डिस्कस करते हैं कि जल का विद्युत अपघटन किस तरीके से होता है। सादाब, तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है हमने यहां पर क्लियर किया है। अब हम इसकी कठोरता को नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। जल की कठोरता क्या होती है इसे आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज की क्लास को यहीं से क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।